हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार आमिर इलियास राना साहब। राना साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सदर आरिफ ने ऐवान मुकम्मल होने तक कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद की है, तो सदर आरिफ अलवी का ऐवान मुकम्मल होने तक इजलास ना बुलाने का फैसला कितना दुरुस्त है? और शाहिद खाकान अब्बासी भी ये कहते हैं कि अगर ऐवान मुकम्मल नहीं है तो फिर ये इजलास नहीं हो सकता। शाहिद खाकान अब्बासी साहब का तो इजलास उस दिन से नामुकम्मल है जिस दिन से उन्हें दोबारा वज़ीर आज़म नहीं बनाया गया। बस इस पे इतना ही तबसरा काफ़ी है कि एक दफ़ा बना दें तो वो फिर समझते हैं कि ये सिर्फ उनका अकेले का राइट है, हालांकि उस वक्त भी उनके साथ बल्कि उनसे सीनियर लोग मौजूद थे जब नवाज शरीफ ने उनको वज़ीर आज़म बनाया था। अब आगे चलें, सदर अलवी साहब अपनी पार्टी में वापसी की तगोदो में मसरूफ हैं। उनके बच्चों को पार्टी के टिकट नहीं मिले थे और जो आर्मी ऑफिशियल एक्ट और सीक्रेट एक्ट के तहत जो तरमीम उन्होंने बहुत तरीके से होने दी और बाद में एक ट्वीट करके अपने आप को बरी ज़िम्मा करने की कोशिश की, वो सबको पता चल गया था। और अलीमा खान ने खान का मैसेज अडयाला जेल से दिया था कि वो एतमाद के काबिल नहीं रहे। उस दिन से लेके अब तक उनकी आनियां जानियां और फुर्तियां देखने के काबिल हैं कि ना उनके बच्चों को टिकट मिले और अब तक वो तड़प रहे हैं कि मैं अब ज़ाहिर है ऐवान सदर से तो निकलना है। और उनके मुफादात का टकराव बराह रास्त इसमें मौजूद है कि जितना वो प्रोलॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी सदारत को लेके जाएंगे आगे। उन्हें पता है कि 11 जनवरी को आधे सेनेटर चले जाएंगे तो फिर सदर का इलेक्टोरल कॉलेज ना मुकम्मल हो जाएगा, जबकि प्लान ये है कि 9 मार्च को सदारत का इलेक्शन होना है। उससे पहले उन्होंने असेंबली में रखना डालने की कोशिश की। उनके अमले ने उन्हें बताया जी, सदर के इनकार पर स्पीकर ने बताया कि आप नहीं कर सकते कि आर्टिकल 91(2) के तहत 21वें दिन इजलास होना जरूरी है, जैसे आपके पास 15 दिन है वहां पे 21वां दिन है। तो अब वो जो काम करने जा रहे हैं उन्होंने एडवाइस वापस कर दी है। शायद कहीं से उनको कोई थपकी ऐसी मिली है, लफ्ज मैंने थपकी कहा है, कि आप ये एडवाइस वापस कर दें। उसके बाद दो चीजें हैं कि या तो सदर मुमलिकत राजी हो जाएंगे, उन्हें दोबारा एडवाइस भेजी जाए और वो उस पर साइन कर दें, वरना 28 और 29 की दरमियानी रात में फिर स्पीकर बाज़ाब्ता तौर पे नोटिफिकेशन कर देंगे। पार्लिमानी उमूर, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने तमाम होमवर्क मुकम्मल किया हुआ है। पार्लिमानी उमूर प्राइम मिनिस्टर से अप्रूवल लेके सदर की मर्जी के खिलाफ इजलास बुलाया जा सकता है? जो आईनी और कानूनी मामला है इस हवाले से रोशनी डालें जरा। आपको पता है कि जब सदर साहब और उमर सरफराज चीमा गवर्नर पंजाब मिल के खेल रहे थे और हमजा शहबाज का ओथ नहीं होने दे रहे थे, तो हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया था कि स्पीकर या चेयरमैन सेनेट जाके उनका हल्फ ले लें। रास्ते तो फिर निकाले जाते हैं जब अगर आप खेलने लग जाएं चीजों के साथ बजाय मुमलिकत के फैसले करने के। आप इतराज में यही लिख के अप्रूव कर देते कि जी मुझे बड़ा शदीद इतराज है, लेकिन चूंकि दूसरी तरफ भी आईनी तकाजा है तो मैं इजलास बुलाने के ओके कर रहा हूं, लेकिन ये ऐवान को मुकम्मल होना चाहिए, नशिस्तें जो खाली हैं खवातीन और अकलियतों की, तो आपका कद और बड़ा हो जाता। लेकिन चूंकि फैसला ये किया है कि सियासत करनी है तो फिर जवाब में भी सियासत ही होनी है ना। यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में अंग्रेजी का दी और पंजाबी दा दा जिथे लगता है उत्ते ला, कोई कानून है। अच्छा राना साहब, सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें क्यों नहीं दी जा रही? आपको नहीं लगता कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से? ये बिल्कुल सेम उसी तरह है जैसे पीटीआई को बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया था कि आपने इलेक्शन ठीक नहीं कराए। अब जब सबको ये पता था कि जिस जमात का निशान मौजूद हो वो मतलब रजिस्टर्ड हो, निशान मौजूद हो और उन्होंने मखसूस नशिस्तों पे लिस्ट दी हुई हो, चाहे उनका कोई मेंबर भी मुंतखब ना हुआ हो, जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का अब हुआ है, तो वो सब ले सकते थे। लेकिन ये बात पता होने के बावजूद जब प्रेशर पड़ा, वो जमात इस्लामी के साथ सिर्फ केपी में करना चाह रहे थे, एमडब्ल्यूएम के साथ पंजाब और विफाक में करना चाह रहे थे, उन्होंने लिस्ट 1 या 2 नाम दिए हुए थे, वो उनका तनाजा हो गया, वो ना ला सके, तो एक ऐसी जमात में चले गए जिनके अपने सदर ने यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा साहब ने इलेक्शन आजाद हैसियत में लड़ा। वो अपनी पार्टी के निशान पे भी नहीं लड़े और ना ही उन्होंने कोई मखसूस नशिस्त पे लिस्ट दी हुई थी, कोई नाम दिया हुआ था। तो अब ये कानून ये कहता है कि यहाँ पे सीटें खाली भी रखी जा सकती हैं। पीटीआई को अगर इलेक्शन कमीशन जो 5 मेंबर्स पर मुश्तमिल है आज फैसला करता है, चाहे इत्तफाक राय से करे या 3-2 से करे, 4-1 से करे, वो सीटें देना चाहे तो दे दे, तब भी वो चैलेंज होंगी, और वो नहीं देगा तब भी चैलेंज होंगी। दोनों अतराफ से दरखास्तें मौजूद हैं। कानून के अंदर बहरहाल ये नजर आ रहा है, जो मैंने पीटीआई के लीडरों से भी किया है, कि इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद है, वो देना चाहे तो माहौल अच्छा हो सकता है, वरना ये हम अदालतों में लेके जाएंगे। पता उन्हें भी है कि कमजोर विकेट पे गए, और उसकी दूसरी वजह ये थी कि उन्हें अपने आज़ाद अरकान के ऊपर खतरा भी था कि अगर इन्हें ज्यादा आज़ाद रखा गया, ये ना हो कि और टूट जाएं
और फिर चूंकि जब ये एक पार्टी के उसमें आ गए हैं तो नज़्म ज़ब्त में, तो अब ना तो ये किसी और तरफ जा सकते हैं। 63A जो सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया था खास तौर पे पीटीआई के लिए, जो पंजाब में वजारत आला लेनी थी दोबारा, तो वो इनको शेक नजर आ रही थी कि ये फायदा ले लें, मखसूस नशिस्तों पे हम फाइट करते रहेंगे। बुनियादी बात ये थी कि अपने लोगों को इधर उधर भटकने से रोका जाए। जी, पंजाब की बात करेंगे तो मरियम नवाज बतौर वज़ीर आला पंजाब पहली खातून जो है वो कल हलफ ले चुकी हैं। तो क्या लगता है आपको, मरियम नवाज कैसी वज़ीर आला बनेगी? कामयाब हो पाएंगी? अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकेंगी? पंजाब के जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा कर सकेंगी? देखिए, उन्होंने जो चैलेंजेस से निपटने के लिए अपना रोड मैप खुद चुना है वो खासा टफ भी है और अवाम के लिए फायदेमंद हो सकता है। अब देखना ये है कि कल ओथ लेने के बाद जिस तरह वो मूवमेंट में थी, आज सुबह से लेके और आगे आने वाले दिनों में, जाहिर है एक नई क़यादत है, वो बराह रास्त पहली दफ़ा जीती और वज़ीर आला बनी, उन्होंने रोड मैप दिया। हमें और आप सबको मिलकर देखना होगा कि वो अपने वादों पे किस तरह पूरा उतरने की कोशिश करती हैं। अगर तो वो ये काम करती हैं तो बहुत अच्छा है, लोग फिर वाह करेंगे, नहीं करेंगे तो हम और आप बैठ के बताएंगे कि जी आपने पहली तो राना साहब ऐसा क्या नया करेंगी मरियम नवाज साहिबा जो नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ साहब नहीं कर सके? मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा किया था। ये सवाल मेरे साहब में इसलिए गलत है कि उन्होंने बेहतरीन करके दिखाया, लोगों ने उनको वोट दिए। बीच में 16 महीने की हुकूमत आई और एक बयानिया ऐसा बना जिसकी बुनियाद पे उन लोगों को खासा नुकसान सियासी तौर पे उठाना पड़ा। वो कहते हैं हमने रियासत बचाने के लिए सियासत की कुर्बानी दी, ओके अब रियासत के अवाम को भी बचाएं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई मुश्किल काम है जो उनके वालिद और चचा कर चुके हैं और मरियम नवाज नहीं कर सकेंगी। तजर्बा भी मौजूद है और तमाम चीजें मौजूद है। असल बात है कि अपने आप को वो इस मैदान में कामयाब कैसे करें। मरियम के पीछे जो सारी स्ट्रेटजी है वो नवाज शरीफ साहब की होगी। नहीं, क्यों नहीं होगी? एक बाप है जो सियासतदान है, जो 3 टाइम वजीर आजम रहा, वजीर आला रहा, जिसका चचा दूसरी दफा वजीर आजम बनने जा रहा है, वजीर आला कई दफा रहे, तो ये होना चाहिए ना। जब आप भी तो उसी फैमिली से रही हैं, उसी पार्टी से रही हैं, तो ये कहा जाए कि जी वो तो उनसे राय भी नहीं लेती, फिर हम और आप कुछ और बात कर रहे होंगे ना। नवाज शरीफ कल इस्लामाबाद में इशाया भी दे रहे हैं अपनी पार्लिमानी पार्टी को, जो कौमी असम्बली के अरकान जीते हैं पंजाब हाउस में, वो पार्टी की सदारत भी कर रहे हैं इजलास की, तो वो भी साथ मौजूद हैं, वो कहीं चले नहीं गए और वो तजर्बा भी बुरुकार आएगा। और आज की नई मोडालिटीज जिनका उन्होंने अपने कल खिताब में इशारा भी दिया, बताया भी कि वो क्या क्या करने जाएंगे, क्योंकि एक चीज तो क्लियर हो गई कि यहाँ अवाम ने इस दफा ना तरक्की को देखा, ना पायदारी को देखा कि कौन क्या डिलीवर कर सकता है। यहाँ पे नारे की गूंज थी। तो उस नारे की गूंज में अगर आम आदमी की जेब से वो पैसे निकालने की बजाय बचाने में कामयाब हो गए, तो मेरा ख्याल है वक्त थोड़ा कम है। जाते जाते ये बता दें कि मुराद अली शाह को तीसरी मर्तबा वज़ीर आला सिंध बना दिया गया है। तो मुराद अली शाह में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जो सिंध में, ऐसे कौन से काम हुए हैं जो हमने देखे हैं कि तीसरी दफा वही मुंतखब हुए? इन्वर्टेड कामाज दोनों तरफ लगा के बीच में लिखे सिस्टम। तो वो सिस्टम जो जरदारी साहब का है उसको वो बहुत अच्छे अंदाज से चला रहे हैं। अल्लाह करे कि वो जिस तरह कल कह रहे थे कि मीडिया नहीं दिखाता, हम भी देख पाए और वो आम लोगों की जिंदगी को सहल बनाने के लिए जुबानी बातों की बजाय अमली तौर पे काम कर सकें, अंदरूनी सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर कर सकें, तालीम को नकल के और सिफारिश के उससे बचा सकें। सिंध के लोगों की खिदमत कीजिए। अल्लाह ने उन्हें फिर मौका दिया है तो दुआ और तवक्को करनी चाहिए कि अब जब मुकाबला होगा, उधर गंडापुर साहब आ जाएंगे, तो बजाय गंडासे चलाने के और मौला जट फिल्म चलाने के, उन्हें भी केपी के अंदर जो डिटोरिएशन हुई है एजुकेशन के अंदर, पंजाब में जो पीटीआई छोड़ के गई, वहां पे तालीम के निजाम को और खराब किया। पंजाब और केपी उठते थे, पाकिस्तान उठता था, सिंध और बलूचिस्तान तो थे ही पीछे। अल्लाह करे कि इस दफा जो भी प्रेशर हैं, जो धांधली के इल्जाम हैं, जो कहते हैं कि हम जीत के आए हैं, हम हरा के आए हैं, इस मुकाबले में आम आदमी की फलाह के लिए काम हो सके। तो राना साहब, आपको लग रहा है कि सियासी एतबार से अब जो डस्ट है वो सेटल होती नजर आती है? अब जो सियासी जमातें हैं उनके पास अपने अपने सूबे आ चुके हैं, वहां पर अब अपनी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जाएगी? नहीं, मैं अभी फौरन ये नहीं कह सकता। अच्छा। क्योंकि अभी पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है कि कोई अलायंस बनाए धांधली के खिलाफ। वो रात महमूद अचकज़ई के पास भी पहुंचे, वो अख्तर मैंगल के पास भी पहुंचे, वो मौलाना फजलुर रहमान से मिल चुके। वो एक ग्रैंड अलायंस अपोजिशन का बनाने के चक्कर में है। देखते हैं कि गवर्नमेंट्स बनने के बाद शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मुराद अली शाह क्या ऐसा, क्योंकि ये तीनों कम्बिनेशन में मौजूद होंगे, अवाम के लिए कर सकते हैं, या जो मुतमईन नहीं है सियासी जमातें, उनसे राब्ते इन सब के रहे हैं, वो सब इनके तहदी रहे हैं, उनके साथ मेल जोल बढ़ा के कोई अच्छा राब्ता कार बना के कोई कमीशन बना लें, कुछ भी करा लें।
और मेरी तो राय बड़ी क्लियर है कि पीटीआई को जो शिकायत हैं, जो भी इस सिस्टम से कॉम्प्रस जमातों को हैं, ये सब मिलके आईएमएफ के बोर्ड पे जाने से पहले एक शर्त लगाएं कि ये जो कबातें सामने आई हैं, जैसे सदर साहब की हम बात कर रहे थे, जहां जहां कोई लकूना मौजूद है उनके लिए आईनी तरमीम करें, बल्दियाती इदारों को आईनी तरमीम के जरिए पाबंद किया जाए कि और राणा साहब, अब आपको लग रहा है इलेक्शन भी होंगे। कि नून लीग भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है, वहां पर भी कुछ तब्दीली आ सकती है सियासी एतबार से? सरदार अयाज सादिक हैं, साद रफीक साहब हैं, जिनके बयान इस हवाले से मौजूद हैं कि अब वो चाहते हैं दीगर सियासी जमातों के साथ राब्ते बहाल किए जाएं, मेल मुलाकात की जाए। लेकिन पीएमएलएन ने कभी भी राब्तों की बहाली पे वो नहीं किया। आसिफ जरदारी हो या शहबाज शरीफ, इमरान खान वजीर आजम बन रहे थे और ये कह रहे थे आप मिसाक मईशत कर लें, वो कहते थे तुम तो मुझसे एनआरओ लेना चाहते हो। ये वजीर आजम बने, हमने उस तकरीर को फुसफुसी इसलिए करार दिया था कि एक ऐसा शख्स जो बड़े ढीले से अंदाज में बात कर रहा है, वहां तो जनाब वजीर आजम इमरान खान भड़के लगाया करते थे। एक वजीर आजम ऐसा है जो कहता है खुदारा इकट्ठे हो जाएं, बात कर लें। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी कभी भी दोनों बातचीत के रास्ते से बंद करके नहीं भागी। मेरा ख्याल है कि पीटीआई की क़यादत से भी बातचीत होगी और मामलात कुछ बेहतर होंगे इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्लियामेंट के अंदर जब मौजूद है पीटीआई, तो जरूर बातचीत होगी और रास्ता बातचीत से ही निकलता है। राणा साहब समझते हैं कि पीटीआई ऑपोजिशन के तौर पर सही किरदार अदा कर सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेंगे, उसको करना चाहिए। अभी तो चांस है, उन्होंने अंदाजा कर लिया कि 155 अरकान को वो रिजाइन करा के, जिनमें से 20 लोग बैठे रहे, उन्होंने क्या हासिल किया। ठीक है, पॉपुलैरिटी बन गई, लेकिन अगर वो उस वक्त भी बैठे रहते हैं ऐवान में, तब भी वो बहुत कुछ अच्छा करवा सकते थे प्रेशर डाल के, क्योंकि ऐवान में मौजूद होना और बाहर सड़कों पे मौजूद होना बड़ा फर्क होता है। जाते जाते ये बता दें, अली बिन गंडापुर वजीर आला के तौर पर लोग कहते हैं कि वो अहल नहीं है, आप क्या समझते हैं? नहीं, देखें, वो लोगों के वोट से एमपीए बन चुके हैं, अपनी पार्टी के जोर से वो वजीर आला बनने आ रहे हैं। अहलियत और नाअहलियत की बात दो चीजें हैं। कुछ उनका मखसूस अंदाजे बयान है, चाहे खवातीन के बारे में अंदाजे तहकीर हो, या वो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में अपने लीडर की तरह बात करते हैं। अगर वो कुछ थोड़ा रवैया बेहतर करें और गुड गवर्नेंस पे तवज्जो करेंगे, केपी में के लोगों ने उनको तीसरी दफा नवाजा है वोट से पीटीआई को, तो उन्हें अब उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, और हम भी यही तवक्को करेंगे। हम भी यही तवक्को करते हैं, तमाम सियासी लीडरान को अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना चाहिए और अवामी फायदे की चाहिए। आमिर इलियास राणा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त